तो ये रहा संडे विद सुपर बैटल का और एक एपिसोड और ये रहे आज के क्वेश्चंस। टोटल 8 क्वेश्चन है जो हम 10 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इज ग्रूट वर्दी? अब ये राज तो म्यूनर के साथ ही चला गया, लेकिन जिस ग्रूट को हमने अभी तक एमसीयू में देखा है उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि वो वर्दी है। अब एमसीयू ने कभी ये क्लियरली नहीं बताया है कि कोई कैरेक्टर कब वर्दी बनता है, लेकिन अगर हम ग्रूट की हिस्ट्री को देखें तो उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो उसे वर्दी बनाता हो। वैसे विजन ने भी कोई ढंग का काम नहीं किया था, लेकिन तब भी वो वर्दी था। बट थॉर के हिसाब से विजन के पास माइंड स्टोन था, इसलिए वो वर्दी बन गया। बट अभी तक ग्रूट ने सिर्फ 2 बड़े काम किए हैं। फर्स्ट, स्टॉर्म ब्रेकर को असेंबल करना, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर पर कोई मंत्र नहीं फूके गए थे, इसलिए उसे सुपर ह्यूमन्स उठा सकते हैं। और सेकेंड, उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को बचाने के लिए। बट आयरन मैन ने भी पूरे न्यूयॉर्क को न्यूक्लियर मिसाइल से बचाया था, लेकिन फिर भी वो वर्दी नहीं था। इसलिए ग्रूट का सेक्रीफाइस ये प्रूफ नहीं करता है कि वो वर्दी है। और पास्ट में ग्रूट की कोई ऐसी फीट नहीं है जिसे देखकर हम ये बोल सकते हैं कि ग्रूट वर्दी है, इसलिए मेरे हिसाब से ग्रूट अनवर्दी है। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है, क्या ग्रूट म्यूनर उठा सकता है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन, मैंटिस वर्सेस ब्लैक विडो। अब ब्लैक विडो को तो लगभग हम सब जानते हैं, लेकिन जिसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 नहीं देखी है उन्हें शायद ही मैंटिस के बारे में पता होगा। तो बेसिकली मैंटिस एक टेलीपैथ है जिसे ईगो सेलेस्टियल बचपन से पाल रहा था। मैंटिस का बस यही काम था, जब भी ईगो को ज़रूरत हो वो उसे सुला दे। और मैंटिस की बस यही पावर्स है, बेसिकली वो किसी को भी टच करके उसे अनकॉन्शियस कर सकती है या उनके माइंड को रीड कर सकती है। लेकिन इसने काफ़ी पावरफुल बीइंग्स को अनकॉन्शियस किया है, जैसे ड्रैक्स, थैनोस और ईगो द लिविंग प्लैनेट। अब बात करते हैं ब्लैक विडो की। तो इसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, बट ये एक स्किल्ड फाइटर है और बिना पावर्स के भी ये प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव जैसों को बराबरी की टक्कर दे सकती है। अब अगर ये दोनों कभी फाइट करते हैं तो दोनों को काफ़ी सोच समझकर फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लैक विडो को बीट करने के लिए मैंटिस को बस उसे टच करना है। लेकिन अगर ब्लैक विडो को ये बात पता चल गई तो नाताशा मैंटिस के पास जाएगी ही नहीं। और रोमनोफ के पास ऐसे कई सारे हथियार है जिसका यूज़ करके वो मैंटिस को बिना टच किए नॉकआउट कर सकती है, जैसे गन या फिर उसके इलेक्ट्रिक बेस्ड वेपन्स। और ये वेपन्स मैंटिस पर काम करेंगे, क्योंकि मैंटिस की बॉडी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। तो अगर हम कंक्लूजन पर आए तो डिपेंड करता है कि इस बैटल को कौन स्मार्ट तरीके से लड़ता है। मैंटिस के फाइटिंग स्किल्स के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ब्लैक विडो क्या कर सकती है वो हम सब जानते हैं। इसलिए इनके बैटल में ब्लैक विडो के पास एक अपर हैंड होगा मैंटिस के खिलाफ, क्योंकि उसके पास बेटर वेपन्स है। इसलिए 10 में से 7 बार ब्लैक विडो मैंटिस को बीट कर सकती है। थर्ड क्वेश्चन, कैप्टन अमेरिका वर्सेस वैल्करी। अब यह एक सुपर सोल्जर है और एक वॉरियर है। कैप्टन अमेरिका एक पीक ह्यूमन है और एसगार्डियंस तो पैदाइश से पीक ह्यूमन होते हैं, बट वैल्करिस को बचपन से ही वॉरियर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब पास्ट में कैप्टन अमेरिका ने कई सारे विलन्स को बराबरी की टक्कर दी है, जैसे अल्ट्रॉन और कैप्टन जब फाइट कर रहे थे तब ये दोनों सेम लेवल पर थे। बस अल्ट्रॉन के पास एलियन टेक्नोलॉजी थी, इसलिए उसके पास एक अपर हैंड था। बाद में कैप्टन विंटर सोल्जर को भी हरा चुका है। ब्लैक ऑर्डर के 2 मेंबर्स के साथ भी कैप्टन फाइट कर चुका है, जहां कैप की स्ट्रेंथ मैच कर रही थी ब्लैक ऑर्डर के फाइटर से। और सिविल वॉर में स्टीव रॉजर्स आयरन मैन को भी बीट कर चुका है। बट वैल्करीज भी कम नहीं है। वैल्करी उन्हें कहा जाता है जो एसगार्ड की बेस्ट और मोस्ट पावरफुल फीमेल फाइटर्स होती है। करीब 1500 साल पहले ओडिन ने हजारों वैल्करीज को भेजा था हेला को मारने के लिए, लेकिन वो सब मारी गई, बस एक को छोड़कर। डिप्रेशन या डर की वजह से इसने एसगार्ड को ही छोड़ दिया और सीधा चली गई प्लेनेट सकार पर। लेकिन थॉर भी वहाँ पहुँच जाता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि वैल्करी ने इजीली हल को टेम्परेरी बेसिस पर बीट कर दिया था। हेला की डेड आर्मी को मारने में भी वैल्करी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और थॉर के साथ मिलकर वैल्करी ने एक बार हेला को पीछे से स्टैप किया था, लेकिन एसगार्ड की वजह से हेला को कुछ नहीं हुआ। और जब सकार पर वैल्करी और लोकी एक दूसरे को मार रहे थे तब भी वैल्करी ने इजीली लोकी को बंदी बना लिया। लेकिन अगर हम 2012 में जाए तो सेम लोकी ने कैप्टन अमेरिका को हरा दिया था। इनफैक्ट कैप्टन के पंचेस का लोकी पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो दोनों के फीट्स काफ़ी इंप्रेसिव है, बट वैल्करी कहीं ना कहीं कैप्टन के कंपैरिजन में सुपीरियर है। वैल्करी के पास ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंस है, मतलब जब वो हेला को मारने गई थी तब थॉर पैदा ही हुआ था। तो हो सकता है कि उसकी उम्र 2000 से 3000 साल के आसपास हो या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। वैल्करी ने हल्क और लोकी को इजीली बीट कर दिया था, जो कैप्टन नहीं कर सकता। अब मान लेते हैं हल्क यहाँ पर सीरियस नहीं था, बट लोकी तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, लेकिन फिर भी वैल्करी ने उसे किडनैप कर लिया।
अब इस एसगार्डियन वॉरियर ने अपने फुल पोटेंशियल पर फाइट नहीं की है, बट ये बात तो पक्की है कि एसगार्डियन स्ट्रेंथ और बैटल स्किल्स की वजह से वैल्करी एनी डे कैप्टन या किसी भी सुपर सोल्जर से ज़्यादा पावरफुल है और उन्हें वो आराम से बीट भी कर सकती है। बट अगर स्टीव के पास म्यूनर हो तो वैल्करी को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फाइट करने में, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि वैल्करी लाइटनिंग अटैक्स को कैसे फेस करती है, और हो सकता है कि म्यूनर के साथ स्टीव रॉजर्स वैल्करी को बीट कर दे। फोर्थ क्वेश्चन, स्टीव रॉजर्स कहाँ पर है? अब मार्वल ने ऑफिशियली तो नहीं बताया है कि एंड गेम के बाद स्टीव रॉजर्स कहाँ है, बट ये कंफर्म है कि स्टीव अभी तक जिंदा है। हो सकता है कि वो सच में चांद पर हो, या फिर वंडा की तरह अकेले लोगों से दूर अपनी बची हुई ज़िंदगी बिता रहा हो, या फिर निक फ्यूरी के साथ स्पेस में किसी मिशन पर हो। आई होप हमें फ्यूचर में पता चल जाए कि कैप्टन कहाँ पर है। फिफ्थ क्वेश्चन, मार्क 50 और प्रोफेसर हल्क में कौन जीतेगा? अब प्रोफेसर हल्क के अंदर इमोशंस काफ़ी ज़्यादा है। इनक्रेडिबल हल्क जो था उसे कोई लेना देना नहीं था कि उसकी वजह से किसी को क्या नुकसान हो रहा है या नहीं, लेकिन प्रोफेसर हल्क अब इंसानों की तरह सोचता है, इसलिए अब वो सोच समझकर फाइट करता है। ये बात अलग है कि बैनर के दिमाग के साथ हल्के पावर्स में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, वो पहले जितना ही स्ट्रॉन्ग है, बट पहले की तरह एग्रेसिव नहीं है। और एंड गेम में भी स्नैप को छोड़कर प्रोफेसर हल्क की हमें कोई खास फीट देखने नहीं मिली। दूसरी तरफ आयरन मैन का मार्क 50 है, जो टेक्निकली टोनी स्टार्क का सेकेंड मोस्ट पावरफुल आर्मर है। यह वही आर्मर है जिसे पहनकर टोनी टाइटन पर चला गया था। वेपन्स की इसमें कोई कमी नहीं है, और ऑफलाइन होने के बावजूद भी इसके ज़्यादातर फीचर्स काम करते हैं। यह आर्मर मून के टुकड़े के नीचे आ गया था, लेकिन टोनी को कुछ नहीं हुआ। मार्क 50 पावर स्टोन के ब्लास्ट को भी फेस कर चुका है, और साथ में इसकी मदद से टोनी ने थैनोस का एक बूंद खून निकाल दिया था। और ये नैनोटेक पर काम करता है, तो इसमें हीलिंग एबिलिटी भी है। अब प्रोफेसर हल्क और मार्क 50 बिना किसी प्रिपरेशन के फाइट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्क 50 विनर बन जाएगा, क्योंकि प्रोफेसर हल्क अब पहले जैसा नहीं है। वो ज़्यादातर फाइट को अवॉइड करने की कोशिश करेगा, लेकिन मार्क 50 के पास काफ़ी पावरफुल वेपन्स है। टोनी जो सोचेगा मार्क 50 वो वेपन बनाकर उसे दे देगा, और अगर ये आर्मर थैनोस को ऑफलाइन रहते हुए बराबरी की टक्कर दे सकता है, तो ऑनलाइन रहकर प्रोफेसर हल्क को तो बीट कर ही सकता है। लेकिन जब बात आती है प्रिपरेशन बैटल की, तो टोनी को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ब्रूस बैनर नियरली टोनी जितना ही इंटेलिजेंट है, इसलिए वो ऐसा कुछ कर सकता है जिसे टोनी का मार्क 50 अपने फुल पोटेंशियल पर काम ना कर पाए। और अगर ब्रूस टोनी के साथ मिलकर हल्क बस्टर बना सकता है, तो मार्क 50 को बीट करने का रास्ता भी ढूंढ सकता है। बट यहाँ पर टोनी को भी प्रिपेयर करने का टाइम मिलेगा, इसलिए प्रिपरेशन बैटल में 10 में से 7 बार टोनी के विनर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, हेला वर्सेस ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स। अब ब्लैक ऑर्डर में टोटल 4 मेंबर्स है, जिसमें से 2 को बड़ी आसानी से बीट कर देगी। ये दोनों है कॉर्वस ग्लेव और प्रोक्सिमा मिडनाइट, क्योंकि ये दोनों स्टेल्थ वॉरियर्स है, बट इनकी स्ट्रेंथ पीक ह्यूमन के आसपास है। इन्हें कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और फैल्कन ने ही मिलकर कूट दिया था, तो हेला तो इनसे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, इसलिए ये दोनों तो हेला के सामने नहीं टिकने वाले। अब आता है कल ऑब्सिडियन। तो कल ऑब्सिडियन स्ट्रॉन्गेस्ट है ब्लैक ऑर्डर में, और इसके पास एक हैमर भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हेला के सामने ज़्यादा देर टिक पाएगा, क्योंकि कल ऑब्सिडियन के रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा स्लो है, और इन्फिनिटी वॉर में वो आयरन मैन और स्पाइडरमैन से लड़ने में ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। ब्रूस बैनर ने भी इसे काफ़ी इजीली आउटस्मार्ट करके इसकी जान ले ली, और सेम हेला भी ऐसा कर सकती है। हेला एसगार्ड की दूसरी सबसे पावरफुल बीइंग थी, जिसकी स्ट्रेंथ थॉर को भी सरपास करती है, और कल ऑब्सिडियन पर वो अपने नेक्रोसॉर्ड फेंकना शुरू कर दे तो ऑब्सिडियन ज़्यादा देर नहीं टिकने वाला। बट एबोनिमो है जो हेला के लिए प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि उसके पास टेलीकिनेटिक पावर्स है। वो हेला को बिना टच किए ही उस पर अटैक कर सकता है, और जब भी हेला उस पर अपने नेक्रोसॉर्ड फेंकना शुरू करेगी, वो अपने टेलीकिनेसिस से उन्हें बीच हवा में ही रोक देगा। बट मो की ये पावर्स की एक लिमिट है, क्योंकि हो सकता है कि एबोनिमो हेला के छोटे शार्पनेल्स को बीच हवा में रोक दे, बट हेला भी अपने वेपन्स को टेलीकिनेटिकली कंट्रोल कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए जब हेमडाल एसगार्डियंस को एसगार्ड के सीक्रेट महल में छुपा कर रखता है, तब वो उसके दरवाजे बंद कर देता है, लेकिन हेला वहाँ कुछ शार्पनेल्स प्रोड्यूस करती है, और उस दरवाजे को नीचे गिराने के लिए अपने ही फेंके हुए शार्पनेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, जो ये प्रूव करता है कि हेला अपने स्वॉर्ड्स पर टेलीकिनेसिस यूज़ कर सकती है। तो एबोनिमो इन्हें बीच हवा में रोक भी देता है, तब भी हेला के पास अपने फेंके हुए खंजर का कंट्रोल होगा। और अगर हेला ने एबोनिमो पर वो शार्पनेल फेंकना शुरू कर दिए जो वो सर्टर पर फेंक रही थी, तो मो उन्हें चाहकर भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी बड़े हैं, और एबोनिमो अगर इन्हें रोकने लगा तो हेला उसे आउटस्मार्ट करके उसका खेल ख़त्म कर देगी।
इसलिए टेलीकिनेटिक पावर होने के बाद भी एबोनिमो हेला को नहीं हरा सकता, इसलिए ब्लैक ऑर्डर हेला को बीट नहीं कर सकते। 7th क्वेश्चन, लोकी एंटमैन को हरा सकता है या नहीं? हाँ, लोकी ऐसा कर सकता है। इनफैक्ट व्हाट इफ के एपिसोड में जब हैंक पिम एंटमैन बनकर थॉर को मार देता है, उसके बाद निक फ्यूरी से बात करके लोकी ही एंटमैन को कूट देता है। लोकी के सेंसेस काफ़ी बेटर है ह्यूमंस के कंपैरिजन में, इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एंटमैन का साइज़ छोटा है या नॉर्मल। लोकी ने बड़ी आसानी से एंटमैन को बीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल एज स्वॉर्ड वर्सेस स्कल ऑब्सिडियन हैमर। अब वैसे ये दोनों वेपन है, इसलिए आखिर में डिपेंड करता है कि वेपन चला कौन रहा है। लेकिन कल ऑब्सिडियन का जो हैमर है उसे मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले वो एक हैमर है, फिर उसे शील्ड भी बनाया जा सकता है, और इसमें एक चेन सिस्टम है जिसकी मदद से ऑब्सिडियन 200 मीटर दूर जो टारगेट से उन्हें भी हिट कर सकता है। इवन आयरन मैन के अटैक्स भी इस वेपन पर काम नहीं कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ है थैनोस की स्वॉर्ड। ये स्वॉर्ड थैनोस के कॉप्टर से इंस्पायर्ड थी, बट ऐसा कहा जाता है कि ये ओरू मेटल से बनी थी। ये वही मेटल है जिसे स्टॉर्म ब्रेकर बनाया। इस स्वॉर्ड में कोई स्पेशल पावर नहीं है, बट थैनोस की स्ट्रेंथ की वजह से वो इसे फुल पोटेंशियल पर यूज़ कर पाता है। थैनोस ने इस दो धारी तलवार से आयरन मैन के रिपल्सर अटैक को काउंटर किया था और शील्ड को भी तोड़ दिया, और थैनोस ने क्वांटम टनल को भी उड़ा दिया था। अब कंक्लूजन की बात करें तो दोनों वेपन उनके ओनर के लिए परफेक्ट है। मैटर ये करता है कि वेपन चला कौन रहा है। कुछ भी हो, लेकिन कल ऑब्सिडियन से ज़्यादा थैनोस पावरफुल है, इसलिए थैनोस के पास कोई भी वेपन हो वो कल ऑब्सिडियन को उसके हैमर के साथ बीट कर सकता है। बट मेरे ओपिनियन से ऑब्सिडियन हैमर एक ज़्यादा बेटर वेपन है, क्योंकि उसे सिचुएशन के हिसाब से यूज़ किया जा सकता है। जबकि डबल ब्लेड स्वॉर्ड की कुछ लिमिटेशंस है, जैसे एक तलवार है इसलिए इसकी हिटिंग इम्पैक्ट ऑब्सिडियन हैमर से कम है, और सेकेंड, थैनोस अपनी स्वॉर्ड से लॉन्ग डिस्टेंस अटैक नहीं कर सकता। टेक्निकली कर सकता है, लेकिन उसे अपनी स्वॉर्ड को सही एंगल में फेंकना पड़ेगा, जबकि हैमर के केस में ऐसा नहीं है। ऑब्सिडियन जब चाहे वो अपने हैमर को हैमर बना सकता है, या फिर शील्ड बना सकता है, या फिर एक थ्रोएबल वेपन। इसलिए मेरे ओपिनियन से ऑब्सिडियन हैमर एक बेटर वेपन है डबल ब्लेड स्वॉर्ड से। और इसी के साथ आज की संडे विद सुपर बैटल यही खत्म हो जाती है। अब अगर आपके पास ऐसी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में बताना, हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें नेक्स्ट संडे विद सुपर बैटल में कवर करने की। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।